Welcome back everyone. Hoping you are doing great. So till now we have covered different type of theories and accounting principles. So today we are going to cover a practical chapter and the name of the chapter is accounting equations. So अब तक आपने देखा होगा कि हमने डिफरेंट टाइप की थ्योरीज देखी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखे, टर्मिनोलॉजीज देखी. सो अब ताकि अकाउंटिंग ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सके हम कुछ इसके प्रैक्टिकल चैप्टर्स देखेंगे और फिर कुछ थ्योरी करेंगे और फिर दोबारा से प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं फिर. सो अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट तो एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है. सो बेसिकली बैलेंस शीट को अकाउंट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि बैलेंस शीट अलग होती है, अकाउंट अलग होता है. क्योंकि बैलेंस शीट हमारी एक स्टेटमेंट होती है, जबकि होती है भी टी शेप में ही, बट अकाउंट अलग होता है, बैलेंस शीट अलग होती है. सो अकाउंट हमारा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है, किसी पर्टिकुलर एसेट्स का होता है या किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटीज़ का होता है. बट जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें हम कैपिटल्स भी शो करते हैं, लाइबिलिटीज़ भी शो करते हैं और एसेट्स भी शो करते हैं. सो ये फर्म की क्या शो करती है? ये फर्म की शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन, कि फर्म पे कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं. तो वो कौन शो करती है? बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट की होती है एक स्टेटमेंट होती है. सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड में लिखते हैं हम एसेट्स. सो कैपिटल अब हमने देखी थी कैपिटल की होती है. कैपिटल होती है जो एक ओनर जब बिजनेस शुरू करता है जो अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकता है, या वो किसी अदर काइंड की फॉर्म में भी हो सकता है. सो कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे हम. और लाइबिलिटीज़ क्या क्या देखी थी हमने? क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बिल्स पेबल. सो यहाँ पर उनका अमाउंट लिखेंगे. जैसे कैपिटल 3 लाख, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. और एसेट्स में हमने देखे थे कैश, बैंक, स्टोर, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी. सो ऐसे ही इसका टोटल करेंगे. और जो ये लेफ़्ट हैंड साइड का टोटल होगा ये राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल आएगा. सो जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बेस पे. सो जब हमने ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल देखा था सो उसमें हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल इफेक्ट होता है. ड्यूअल इफेक्ट मतलब कि हर ट्रांजैक्शन का डेबिट एस्पेक्ट भी होता है और हर ट्रांजैक्शन का क्रेडिट एस्पेक्ट भी होता है. और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, कि हमारे एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के हमेशा इक्वल आएंगे. सो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट इम्पैक्ट होता है, एक क्रेडिट इम्पैक्ट होता है. और इसी की वजह से हमारी बैलेंस शीट की होती है बैलेंस होती है. और जो हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक जो सिस्टम डेवलप किया है हमने फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, उसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम. सो अब तक हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली कि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है. और जब हम बैलेंस शीट की जो एसेट्स होते हैं और जो लाइबिलिटीज़ होते हैं उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दें, किसकी फॉर्म में? इक्वेशन की फॉर्म में, तो अब हम उसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. जैसे कि हमने बैलेंस शीट में देखा था कि दो साइड्स होती हैं. एक साइड्स होती है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल और दूसरी साइड होती है हमारी एसेट्स की. और जब हम इसी बैलेंस शीट को इस इक्वेशन की फॉर्म में शो कर देंगे तब हम उसे बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. और जैसे इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. और हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल. सो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, बस बैलेंस शीट को ही जब हम इक्वेशन फॉर्म में शो कर देते हैं तब हम उसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. सो इससे पहले हम ये जानें कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर होती है, इसमें ट्रांजैक्शंस हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं,
हमें इसका कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सो हमें उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना पड़ता है, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट या दो पहलू आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर ट्रांजैक्शन इस तरीके से सोचनी पड़ेगी कि उसके बिजनेस पे क्या दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, तभी हम उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हम इसको बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन से समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर होती है। जैसे कि हमारी पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 5000 एंड स्टॉक 10000। सो अब हमने देखा था कैपिटल में कैश भी इंक्लूड होता है और कैपिटल में स्टॉक भी इंक्लूड होता है। सो अब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस में कौन से दो इम्पैक्ट आए हैं। सबसे पहले बिजनेस के पास कैश और स्टॉक तो आया ही, बट ये कैश और स्टॉक बिजनेस के लिए क्या होता है, ये बिजनेस के लिए एसेट्स भी होते हैं और ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कैपिटल भी होती है। क्योंकि एक प्रोप्राइटर बिजनेस कैश से भी शुरू कर सकता है और स्टॉक से भी, और कैपिटल उसकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कैश में भी, काइंड में भी और स्टॉक में भी। सो अब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेंगे नॉर्मली, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स में बिजनेस में क्या क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। बिजनेस पे आया कैश और बिजनेस पे क्या आया, स्टॉक। और ये कैसे इन्वेस्ट किए, किसने इन्वेस्ट किए, प्रोप्राइटर ने। और प्रोप्राइटर जब इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोल लेंगे हम कैपिटल। सो कैश हमारे पास आया 5000 का और स्टॉक आया हमारे पास 10,000 का, और टोटल कैपिटल कितनी आई, 15,000 की। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होती रहेगी। इसकी यही खूबसूरती है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की, कि जो हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो हम बिजनेस में इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि बैलेंस शीट अल्टीमेटली मैच होगी और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमेशा इक्वल रहेगी। अगर किसी भी टाइम आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ बैलेंस नहीं होता सो उसका मतलब ये है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड की है, या आपने उसको प्रॉपर एनालाइज नहीं किया, या आपने एसेट्स को लाइबिलिटीज़ में लिख दिया, या लाइबिलिटी को आपने एसेट्स में लिख दिया। सो ये थी हमारी पहली ट्रांजैक्शन। सो अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जिसमें कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। अब इस ट्रांजैक्शन के दो पहलू आइडेंटिफाई करो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस पे क्या आया, फर्नीचर आया, और बिजनेस से गया क्या, कैश गया। अब नॉर्मल दिमाग लगाओ, अगर कोई बिजनेस फर्नीचर खरीदेगा सो उसके पास कुछ सोफ़ा या कुछ कपबोर्ड कुछ तो आएगा, और बिजनेस से किस में पेमेंट हुई, कैश में, तो कैश गया। सो हम इसे नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स की फर्दर सब क्लासिफिकेशन शो करेंगे। कैश, कैश कितने का गया, 10,000 का, तो हम कितना लिख देंगे, -10,000 कैश में। और जो हमारा फर्नीचर है वो कितने का आया, 10,000 का। सो हम यहाँ पे फर्नीचर की कैटेगरी बनाएंगे और क्या लिख देंगे, +10,000। सो अल्टीमेटली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या रिज़ल्ट आया, 0, और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0। सो ऐसे ही अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे कि हमने गुड्स बेचे राम को 10,000 फॉर कैश। सो अब हमने जब इस ट्रांजैक्शन के सबसे पहले दो पहलू आइडेंटिफाई करो कि हमने राम को क्या बेचे, गुड्स, और हमारे बिजनेस से क्या कम हुआ, स्टॉक मतलब जो हमारे पास स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था वो कम हो गया, और हमारे पास आया क्या, उसके बदले में कैश आया। सो इसको कैसे शो करेंगे हम, एसेट्स की कैटेगरी में सबसे पहले कैश का कॉलम बनाओ और फिर बनाओ स्टॉक का। अब हमने राम को गुड बेचे हैं कैश में, सो बिजनेस पे कितने का कैश आया, 10,000 का, और बिजनेस से स्टॉक कितने का कम हुआ, 10,000 का, और कैपिटल और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया। सो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी फिर से क्या होगी, बैलेंस। सो अगर किसी भी टाइम आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस नहीं होती तो मतलब कि आपने कोई ट्रांजैक्शन मिस इंटरप्रेट की है। सो उसका बेस्ट वे यही है कि आप अपने सॉल्यूशन को दोबारा से देखो और जहाँ पे मिस्टेक की है उसे करेक्ट करो। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स टू द श्याम फॉर ₹5,000। अब जब ये लिखा हो किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कि हमने गुड्स बेचे शाम को और कितने में, 5,000 में,
और ये नहीं मेंशन किया कि हमने उसे कैश में बेचे हैं या हमने उसे क्रेडिट में बेचे हैं। तो हम 100% या हर केस में ये मान के चलेंगे कि हमने उसे क्रेडिट पे ही बेचे हैं। तो जब हम गुड्स किसी कस्टमर को क्रेडिट पे बेचते हैं तो हमारा क्या बनता है, डेटर। और डेटर क्या होता है, हमारा एसेट। सो अब हम इसे कैसे शो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेंगे नॉर्मली, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। एसेट्स में सबसे पहले हम क्या शो करेंगे कि हमारा स्टॉक कम हुआ, कितने का, 5000 का। सो सबसे पहले हम स्टॉक दिखाएंगे वो कितने का कम हुआ, 5000 का। बट हमारे डेटर कितने से इंक्रीज़ हो गए, हमारे डेटर इंक्रीज़ हुए 5000 से। और यहाँ पे कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, फिर से बैलेंस होगी, 0 0 फिर से आ गया। एंड द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ परचेज गुड्स फॉर 10,000 कैश। सो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले बिजनेस में क्या आया होगा, गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं जब बिजनेस में आते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टॉक। वो क्या हो सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है और स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है। और बिजनेस से क्या गया, कैश गया। सो बेसिकली हम क्या कैसे शो करेंगे इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कैश कितने से माइनस हो गया, 10,000 से। और स्टॉक कितने का इंक्रीज़ हो गया, स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो गया 10,000 से। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी, फिर से बैलेंस होगी, क्योंकि कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया और ना ही लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज आया। ऐसे ही अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे जिसमें है कि परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम। सो इसमें ये नहीं प्रॉपरली मेंशन हो रखा कि हमने उससे गुड्स कैश में परचेज़ किए या हमने उससे गुड्स क्रेडिट में परचेज़ किए। सो जब तक ये ना प्रॉपरली मेंशनड हो और किसी पार्टी का नाम मेंशनड हो, जैसे कि यहाँ पे राम लिखा है, तो हम उसे हमेशा और हमेशा क्रेडिट में अज्यूम करेंगे कि हमने उससे क्रेडिट में या उधार में परचेज़ किया है। सो जब हम किसी से क्रेडिट में परचेज़ करते हैं और हमने उसे पेमेंट नहीं करी अभी, सो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं अपना क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं हमारी लाइबिलिटी। तो अब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब एसेट्स में हमारे पास स्टॉक कितने से इंक्रीज़ हो गया, 10,000 से। सो हम स्टॉक की कैटेगरी में लिखेंगे प्लस 10,000। और लाइबिलिटीज़ में हमारी क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में हम कितने का इंक्रीज़ करेंगे, 10,000 का। और क्लासिफिकेशन में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने से इंक्रीज़ हो गए, 10,000 के। और कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया। सो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी फिर से होगी बैलेंस। सो अकाउंटिंग इक्वेशन की यही खूबसूरती है कि जैसे ही हम इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होती चली जाएगी। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी या जो बैलेंस शीट है वो बेस्ड होती है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 फॉर 10,000। मतलब कि हमारे पास गुड्स थे जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट 5,000 थी, बट हमने उसको बेच कितने में दिया, 10,000 में। अब नॉर्मल दिमाग लगाओ, कोई चीज़ 5,000 की थी, हमने 10,000 की बेच दी, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और कितने का हुआ, 5,000 का, क्योंकि 10,000 की चीज़ बेची और उसकी कॉस्ट थी 5,000, तो हमें 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है वो बिलोंग किसे करता है, वो बिलोंग करता है प्रोप्राइटर को, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट होता है और जितना भी लॉस होता है वो कौन बियर करता है, ओनर। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो किस में ऐड होगा, वो ऐड होगा हमेशा और हमेशा कैपिटल में। सो अब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हमारे गुड्स या स्टॉक कितने का कम हुआ, 5,000 का। सो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉक कितने का कम हो गया हमारा, 5,000 का। बट हमने उसे बेचा कितने में है, 10,000 का। तो 10,000 का हमारे पास क्या आया होगा, कैश। सो कैश में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कैश में इंक्रीमेंट हुआ 10,000 का। और लाइबिलिटीज़ में कितने का चेंज आया, प्रॉफिट कितने का अर्न किया, 5,000 की चीज़ बेची और 10,000 कमाए तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ। तो कैपिटल में कितने का इंक्रीज़ हो जाएगा, 5,000 का। सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर से बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी 5,000 आएगा और यहाँ पे भी 5,000 आएगा।
ऐसे ही अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे कि हमने गुड्स बेचे 5500 की थी जिसकी कॉस्ट, और कितने में बेचे हमने बेचे 5000 में। अब कोई चीज़ हमें जिसकी लागत पड़ी 5500 और बेची 5000 में, सो उसकी कॉस्ट सो उस पर लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 500 का। और जो ये लॉस है ये बियर कौन करेगा, ये बियर करेगा ओनर, और ओनर बियर करेगा तो उससे ओनर की क्या कम हो जाएगी, कैपिटल। सो अब हम इसे ये देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले बिजनेस में कैश कितने का आया, 5000 का, और स्टॉक कितने से कम हुआ बिजनेस में स्टॉक कम हो गया हमारा 5500 से। और जो लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, बट प्रोप्राइटर की कैपिटल कितने से कम होगी, क्योंकि उसने 500 रुपये का लॉस बियर किया है, सो उसकी कैपिटल 500 रुपये से माइनस हो जाएगी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आएगा, इधर हमारे पास 5000 से प्लस हुआ है, बट स्टॉक हमारा कितने से माइनस हुआ है, 5500 से। सो हमारा इधर -500 आएगा, और इधर कैपिटल में भी कितना हो जाएगा, -500। सो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से क्या होगी, बैलेंस होगी। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द टुडे इज़ पेड रेंट फॉर 5500। अब बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस हैं वो किस में से पे होते हैं, कैश में से। अब बट हमें इस ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। सो अब जब हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, एक तो उससे कैश कम होगा और उससे बिजनेस में क्या कम होगी, बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो जाएगी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सिंपल सा फंडा ये है कि हमें हर ट्रांजैक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस। सो अब जब बिजनेसमैन कोई रेंट पे करेगा या सैलरी पे करेगा, सो उससे एक तो बिजनेसमैन का कैश कम हो जाएगा, और एक उसने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में वो कम हो जाएगी। सो अब हम इस ट्रांजैक्शन को देखो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब जब वो रेंट पे करेगा, सबसे पहले कैश में कितनी कमी आ जाएगी, 5500 की, और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसकी कैपिटल भी कितने से माइनस हो जाएगी, कैपिटल भी माइनस हो जाएगी 5500 से। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर से बैलेंस हो जाएगी। और ऐसे ही अगर वो रेंट की जगह पे कोई इनकम रिसीव करता, जैसे कि उसने कोई प्रॉफिट रिसीव किया या उसने कोई रेंट रिसीव किया, सो रेंट रिसीव करता तो इसके भी ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले बिजनेस में कि क्या कैश इंक्रीज़ हो जाता, और दूसरा बिजनेसमैन को इसका क्या बेनिफिट होता, उसकी कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाता, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस पे होते हैं वो कहाँ से पे होते हैं, वो पे होते हैं प्रोप्राइटर की कैपिटल से, और जितनी भी इनकम अर्न होती है वो किसकी होती है, प्रोप्राइटर की, और वो कहाँ पे ऐड हो जाती है, प्रोप्राइटर की कैपिटल में। सो जब वो रेंट रिसीव करेगा तो उसके ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होंगे, सबसे पहले बिजनेस में कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, और दूसरा बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इधर भी 5500 ऐड हो जाएगा कैश में, और कैपिटल में भी कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5500 का। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक सा फंडा ये है कि हमें हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। सो हमने आज क्या देखा, हमने देखा आज कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद देखा हमने बैलेंस शीट क्या होती है, और इसमें हमने थोड़ा सा ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ा, और अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करने का बेसिक फंडा क्या है, हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसे रिकॉर्ड करो। और जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होती रहेगी। अगर किसी भी टाइम इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये बैलेंस नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन सही से नहीं पढ़ी या आपने कुछ एरर किया है। सो जो अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। सो बेसिकली आज का मेरा मोटिव यही था कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स कराऊं अकाउंटिंग इक्वेशन के, कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड किस पे होती है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पे। और अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं होती, बस जो बैलेंस शीट होती है उसी को ही जब हम इक्वेशन की फॉर्म में शो कर देते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सो टुमारो वी विल कवर सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन from your exam point of view, and that's all for today. Keep learning and smiling. Thank you.